Hello dear students, this is Akriti Tiwari with another video lecture of class 11th biology chapter 2 biological classification. And in this chapter we have done the topics classification, 2 kingdom classification, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom classification. We have started in this chapter. We have also studied about the characteristics of kingdom Monera. Now in today's lecture, in today's video, I am going to discuss kingdom Protista. So let's get started. Kingdom Protista की अगर हम बात करें तो this is Protista includes unicellular eukaryotes. तो प्रोटिस्टा किंगडम में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं. यूकैरियोट्स मींस दे possess true nucleus. They possess true nucleus. यानी कि सेल possesses true nucleus. तो और एक बात, क्योंकि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, गोल्गी apparatus is present, mitochondria is present. There are so many cell organelles which are present in organisms of kingdom Protista. अब अगर हैबिटेट की बात करें तो ये पाए कहाँ जाते हैं? दे आर फाउंड इन डैम्प और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटिस्टा का ये है, देखिए, दे फॉर्म अ लिंक विद प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट और एनिमल्स के बीच में एक लिंक फॉर्म करते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल किंगडम को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं. बीच में एक और किंगडम आ जाता है जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं. बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, अलगा, आप एल्गी इन्हें कह सकते हैं. तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटो आपको पता है लाइट, और प्लैंक्टन्स मींस प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, तो उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं. तो ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है ये लिंक फॉर्म करता है प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच में, और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है यूग्लिना. ठीक है, तो एग्जांपल आप यूग्लिना याद रख सकते हैं. अगर मैं न्यूट्रिशन के मोड की बात करूं तो होलोट्रॉपिक होते हैं, अपना फूड एनगल्फ कर लेते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं एंड दे आर सिम्बायोटिक. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटिस्टा जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है. तो सिम का मतलब होता है टुगेदर और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और टुगेदर सरवाइव करते हैं. इस तरीके के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है. जब एक की नीड दूसरे की नीड पर डिपेंडेंट होती है और दोनों अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन की नीड हो, चाहे वो सर्वाइवल नीड हो. ठीक है, तो उस तरीके के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है. लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन कुछ ही में होता है. कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मोटाइल नहीं है, तो उनके पास लोकोमोशन के जितने भी ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट नहीं होंगे. जैसे सीलिया, फ्लैचुला, ये सब प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, कुछ ही के पास. बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म पोजेस सीलिया. कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सीलिया प्रेजेंट होता है, फ्लैचुला एंड स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर इज मतलब एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि अमीबा फॉर्म करता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ठीक है, इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया. तो सीलिया जो होते हैं ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. फ्लैचुला लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. फिर जो ये किंगडम है प्रोटिस्टा, इसको फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. क्राइसोफाइट्स हम इनमें पढ़ेंगे, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ. तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्राइसोफाइट से. क्राइसोफाइट्स जो है इनके अंदर आते हैं हमारे डायटम्स और डेस्मिड्स. डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी होती हैं. देखिए, कुछ एक तो गोल्डन एल्गी इस शेप की होती है, एक गोल्डन एल्गी इस शेप की होती है. ठीक है, तो गोल्डन एल्गी हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गोल्डनिश कलर दिखाई देता है और ये जो है ये मूव कर रही होती है फ्रीली वाटर में, तो इसी वजह से इनका नाम गोल्डन एल्गी रखा हुआ है. ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं. और कैसे वाटर में पाए जा सकते हैं? फ्रेश में भी मिल जाएंगे और मराइन सी और ओशंस में भी ये पाए जाते हैं.
क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोस्टली फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। आई हैव डिस्कस्ड यूज द टर्म फाइटोप्लैंक्टन। फिर अगर सेल वॉल की बात करें तो क्राइसोफाइट्स के पास जो सेल वॉल होती है इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, आसानी से टूटने वाली, खराब होने वाली नहीं है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो सेल वॉल बनी होती है वो सिलिका की बनी होती है। तो सिलिका जो होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा एक सिल्की सा ही स्ट्रक्चर होता है सिलिका का, और इसीलिए हम उसका अभी आगे जब हम डायटम्स में पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि यूज क्यों किया जाता है। तो डायटम्स, मैंने स्पेशली डायटम्स के बारे में क्योंकि क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं एक नंबर में कि व्हाट आर डायटम्स, तो इसीलिए डायटम के बारे में जानना जरूरी है। तो डायटम्स जो होते हैं वो उनके पास सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल जो होती है वो ओवरलैपिंग होती है, एक के ऊपर एक। लैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है। ओवरलैपिंग होती है, ऐसे लगता है कि वो सोप बॉक्स की तरह फिट है। तो आप सबने देखा होगा सोप बॉक्स, है ना। तो सोप बॉक्स कैसा होता है, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि वो एग्जैक्टली जो है वो फिट हो जाता है, राइट, कंप्लीटली फिट हो जाते हैं एक दूसरे में। तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, सोप बॉक्स जैसे शेल्स ये होते हैं। और डायटम्स किसके बने होते हैं, सिलिका के बने होते हैं, इसीलिए हम इनको यूज कर पाते हैं पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग इंडस्ट्री में, पॉलिश इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है सिलिका, और डायटम्स का हम यूज कर पाते हैं। दूसरा काम हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं ऑयल की फिल्ट्रेशन में और सिरप्स के मैन्युफैक्चर में भी। अगर हम ओशियन सी की बात करें, मराइन वाटर बॉडीज की बात करें, तो चीफ प्रोड्यूसर्स मराइन वाटर बॉडीज के कौन है, डायटम्स ही हैं, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इनके पास मेनली दो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। और सिलिका जो है, इन्हीं की वजह से जो पेट्रोलियम फॉर्मेशन है सी में, ये भी काफी हद तक ये ही क्या कराते हैं, कॉज कराते हैं। अब आ जाते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स पर। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है ये मोस्टली मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी जो सेल वॉल है, ये आउटर स्ट्रक्चर पर सेल वॉल इनकी प्रेजेंट होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो है बहुत सारे कलर्स में अपीयर होते हैं, येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, रेड, क्योंकि इनके अंदर ये सारे पिगमेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, जब ये रेड, क्योंकि इनके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन पार है, ये जो जिस तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं वो बहुत रैपिड रेट पर करते हैं, तो इसीलिए जब रेड कलर के पिगमेंट्स इनके अंदर बहुत रैपिडली क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि रेड टाइड आ गई है सी में, ओशन में, वाटर के सरफेस पर ये हमें नजर आते हैं, और इनका नंबर इतनी तेजी से इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई रैपिडली करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन रिलीज होने की वजह से ये हार्म करते हैं मराइन वाटर एनिमल्स को, जैसे कि शेलफिश वगैरह को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, ये डेड हो जाती हैं। और जब ह्यूमंस इन्हें कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर में क्या हो जाती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, कोनी ऑलेक्स जो है ये रेक्टाइड कॉज करते हैं, तो ये रेक्टाइड कॉज करते हैं और ओशियंस में कॉज करते हैं, और फिश मोर्टालिटी में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये जो है मैंने आपको बता दिया, इनके पास दो फ्लैजुलास होते हैं, दैट इज व्हाई वी आर, देखिए ये जो है इनके पास ये जो शेल है ये बहुत हार्ड होती है शेल, और ये किसकी तरह दिखती है, आर्मर की तरह दिखती है, ठीक है। और क्योंकि एक देखिए, एक तो फ्लैजुला इस तरीके से जा रहा है और एक फ्लैजुला इस तरीके से जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि इनके पास दो फ्लैजुलास प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज डाइनोफ्लैजिलेट्स, right? So this is all about chrysophytes and dinoflagellates. In the next video we will discuss about slime mold, euglenoid and protozoa. और उस कवरिंग को हम कहते हैं पेलिकल। पेलिकल जो है इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो कैन यू सी, जब यहाँ पर मैंने ये यूग्लिनॉइड का डायग्राम बनाया है, तो कैन यू सी पेलिकल ओवर हियर। सो पेलिकल इज व्हाट, इट इज द आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट। यूग्लिना हैव टू फ्लैजुला, यूग्लिना के पास दो
फ्लैजुला होते हैं. कैन यू सी 1 2 देयर आर 2 फ्लैजुलास. ठीक है, वन इज शॉर्ट एंड अनदर वन इज लॉन्ग. And they are identical to the higher plants because they have photosynthetic pigments. इनके पास होते हैं, they possess chlorophyll A, B and many more pigments, जिनकी वजह से ये higher plants की तरह resemble करते हैं. They are similar or identical to the higher plants. Mode of nutrition की अगर बात करें तो they are mixotrophic. Now what is mixotrophic? तो कभी सुना ही नहीं था आपने, है ना. तो mixotrophic is nothing but क्या है, ये मिक्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ले लेते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि रहते कहाँ है, वाटर बॉडी में रहते हैं. तो वाटर बॉडी में अगर बहुत डीप है, ये बहुत डीप नीचे की तरफ ये प्रेजेंट है, तो क्या होगा, अगर सनलाइट रीच नहीं कर पा रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए. अगर सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं बन पाएंगे, है ना. तो दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज. तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. दे कैन नॉट टेक देयर न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन लेने के लिए फिर ये क्या बन जाते हैं, हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं. तो जब ये हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों तरीके का न्यूट्रिशन कैरी कर पाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरीके का है, तो इसीलिए हम इसको मिक्सोट्रॉफिक कह रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सोट्रॉफिक. ठीक. अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने आपको लिखा है फोटो रिसेप्टर. ये फोटो रिसेप्टर, फोटो मींस लाइट, रिसेप्टर मतलब जो कि रिसेप्ट करे, यानी कि उसको टेक कर ले. तो फोटो रिसेप्टर बेसिकली इसके अंदर इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ये सनलाइट को कैप्चर कर पाए, और इसके पास ऑलरेडी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं ही, और ये फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कराएगा. अब अगर कभी कभार अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से ये जो पिगमेंट्स हैं ये डैमेज हो गए, तो इन पिगमेंट्स को डैमेज से बचाने के लिए इसके पास पिगमेंट शील्ड भी है. तो शील्ड का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना बेसिकली पिगमेंट्स को. एक यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दे रही है, माउथ दिखाई दे रहा है. इसको अगर हम कॉमन टर्म्स में बोले तो माउथ या ओपनिंग बोलते हैं, और इस माउथ को ही हम क्या कहते हैं, सिस्टोम के साइटोस्टोम कहते हैं. साइटो मतलब सेल, स्टोम मतलब ओपनिंग. तो सेल के ओपनिंग यानी कि माउथ को हम साइटोस्टोम कहते हैं. इसके पास न्यूक्लियस भी है. ये न्यूक्लियस क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया पूरा अबाउट यूग्लिनोइड. तो यूग्लिनोइड क्या था, यूग्लिनोइड था एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कनेक्शन बनाता है किसके बीच में, प्लांट्स और एनिमल के बीच में. इसके पास दो फ्लैजुला होते हैं, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन ये क्या बना लेते हैं, एक प्रोटीन रिच लेयर फॉर्म कर लेते हैं. ये प्रोटीन रिच लेयर जो है इसको हम कहते हैं पेलिकल. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज स्लाइम मोल्ड. सो स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड क्या है, दे आर बेसिकली सैप्रोट्रॉप्स. तो स्लाइम का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्टिकी, जो बहुत चिपचिपी सी चीज होती है उसे हम स्लाइम कहते हैं. तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं चिपचिपे होते हैं, ये नेचर में सैप्रोट्रॉप्स होते हैं. यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो सैप्रोट्रॉपिक होते हैं. सैप्रोट्रॉपिक का मतलब होता है जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल पर फीड करते हैं, उन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं. तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं. इसीलिए ये पाए भी कहाँ जाएंगे, डिकेइंग वेजिटेशन पर पाए जाएंगे या फिर मॉइस्ट फील्ड्स पर पाए जाते हैं. अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो ये एक एग्रीगेशन, एक झुंड जैसा बना लेते हैं और एग्रीगेट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम. ये प्लाज्मोडियम जो है ये फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो कर लेता है. इस तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है. इनके पास क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं. ये स्पोर्स जो होते हैं ये विंड के थ्रू क्या हो जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, और इसी वजह से ये क्या होते हैं, ये बहुत सालों तक सरवाइव कर जाते हैं. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे दोबारा से जर्मिनेट हो जाते हैं. ठीक है. तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं आपको बता दिया, स्टिकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सैप्रोट्रॉपिक होते हैं, एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडियम. अब लास्ट कैटेगरी इसमें बची है तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब करके ही बता देती हूँ. लास्ट कैटेगरी जो बची है हमें जो प्रोटिस्टा में पढ़नी है वो है हमारी प्रोटोजोन्स. तो प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं बच्चों हेटेरोट्रॉपिक होते हैं नेचर में. दे आर हेटेरोट्रॉपिक बेसिकली.
so I am writing it here only. हेट्रोट्रोफिक होते हैं और ये प्रेडेटर्स पर भी रह लेते हैं, ये प्रेडेटर्स की तरह भी रह लेते हैं और पैरासाइट्स की तरह भी रह लेते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप समझ गए होंगे। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि प्रोटोजोन्स करते हैं। प्रोटोजोन्स के पास भी सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल लैक, यानी कि दे आर लैकिंग इन सेल वॉल। प्रोटोजोन्स के जो होते हैं 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। प्रोटोजोन को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन। तो नाम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कौन कौन से हैं। अमीबॉइड, जो अमीबा जैसे स्ट्रक्चर बना के रहते हैं उन्हें अमीबॉइड प्रोटोजोन कहते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं जिनमें फ्लैजिला होती है, सीलिएटेड जिनमें सीलिया होती है, और स्पोरोजोन जो स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर बना करके रहते हैं। So this is all about kingdom Protista, ठीक है। Now in the next video lecture tomorrow I'll be teaching you about the kingdom fungi. हम fungi kingdom करेंगे, important kingdom है। If you like the channel, subscribe it, like it. Thank you.